What is the minimum thickness of a soap film needed for a constructive interference in a reflected light? If the light incident on a film is 750 nanometer and refractive index of the film is 1.33 और उसकी मिनिमम थिकनेस पूछ रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। चेक पॉइंट में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। मान लिया एक फिल्म है और इसकी थिकनेस मान लिया है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया है एन दिया है तो एन मान लेते हैं, वैसे जनरली हम यूँ मानते हैं। और एक लाइट यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ठीक। तो एक लाइट तो अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के वापस लौटी है, तो इसके पास एक लैम्डा बाई टू का फेज डिफरेंस होगा, लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस होगा, ठीक। कितने का पाथ डिफरेंस होगा? लैम्डा बाई टू का। और दूसरी लाइट अंदर जाके फिर नीचे वाली बाउंड्री से टकरा के वापस लौटी है, तो ये म्यू मीडियम में या एन मीडियम में टी चली है, तो ये कितना ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल किया होगा? एन टी। इधर भी कितना ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल किया होगा? एन टी। और जो यहाँ का रिफ्लेक्शन है वो ये रेयरर मीडियम से, नीचे तो एयर है, तो रेयरर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के लौटी है, तो एक्स्ट्रा कोई पार्ट डिफरेंस होगा नहीं। तो दूसरी वाली वेव के पास कितना एक्स्ट्रा, कितना पार्ट डिफरेंस आया? 2nt। और पहली वाली वेव के पास कितना था? लैम्डा बाई टू। तो इनके इनके बीच में, इनमें आपस में नेट पार्ट डिफरेंस कितना होगा? तो वो होगा 2nt माइनस लैम्डा बाई टू। और ये जो पार्ट डिफरेंस है, अगर आप चाहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो ये 0 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, इस तरह से। लेकिन टी की वैल्यू पूछिए मिनिमम, तो हम क्या डालेंगे इसमें? 0। तो टी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी लैम्डा अपॉन 4n। सारी वैल्यू डाल देते हैं। लैम्डा कितना है? 750 अपॉन 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। 1.33 को आप ले सकते हो 4/3, ठीक है। 1.33 को हम क्या ले सकते हैं? 4/3। तो बस इसको ऊपर ले जाना है और मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर डिवाइड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? Monochromatic light from a narrow slit illuminates two parallel narrow slits, producing an interference pattern on the screen. The separation between the two slits is now doubled and the distance between the screen and the slit is reduced to half. Fringe width पे पूछ रहे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत ही आसान है। फ्रिंज विड्थ होगी आपकी लैम्डा डी अपॉन डी। अब क्या कर दिया है, जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है उसको डबल कर दिया, इसको 2 टाइम्स कर दिया, ठीक। और जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन है उसको हाफ कर दिया, यानी इसको 1/2 कर दिया, तो नीचे 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो फ्रिंज विड्थ है वो 1/4 हो जाएगी, ठीक। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी आपकी? बिकम 1/4। टू वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा 1 एक वेवलेंथ दी है और लैम्डा 2 वेवलेंथ दी है, आर सेंड थ्रू ए यंग्स डबल स्लिट सेपरेटर साइमल्टेनियसली। दोनों को एक साथ भेजा जा रहा है, ठीक है। तो इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा, लैम्डा 1 का कौन सा हुआ मैक्सिमा, लैम्डा 2 के कौन से हुए मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड करेगा, वो सारी बातें पूछी जा रही हैं, ठीक। तो ड्रॉ कर लेते हैं, समझिए आप इसको ढंग से। जैसे मान लिया एक स्लेट ये है, एक स्लेट ये है, ठीक, और ये स्क्रीन है, ठीक। अगर ऐसा होता कि एक स्लिट से लैम्डा 1 भेजा होता, एक स्लिट से लैम्डा 2, तो ये दोनों सोर्स फिर आपस में इंटरफेयर जब करते यहाँ पे स्क्रीन पे, तो इनका इंटरफेरेंस पैटर्न टाइम के साथ स्टेबलाइज नहीं हो पाता, बहुत तेज़ी से बदल रहा होता, तो आपको स्क्रीन पे एक जनरल इल्यूमिनेशन मिलता, ना कोई मैक्सिमा दिखाई देता ना कोई मिनिमा दिखाई देता, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें क्या है, दोनों ही स्लिट से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये लैम्डा 1 वाला इस लैम्डा 1 के साथ एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेगा और ये लैम्डा 2 इस लैम्डा 2 के साथ एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न तो आपको मिलेगा। अब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मान लिया लैम्डा 1 का, मान लिया ये डिस्टेंस यहाँ से y है, आराम समझना, हो सकता है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे लैम्डा 1 का कोई सा वहाँ मैक्सिमा और लैम्डा 2 का कोई सा वहाँ मैक्सिमा आपस में क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। हो सकता है लैम्डा 1 का 5वां मैक्सिमा हो, लैम्डा 2 का 8वां मैक्सिमा हो, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने ऐसा कहा कि ऐसा है कि इस पॉइंट पे nth मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है लैम्डा 1 का और mth मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है लैम्डा 2 का, ठीक। और हम n और m की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो जरा समझिए, अगर वहाँ पे nth मैक्सिमा लैम्डा 1 का क्रिएट हो रहा है तो उस पॉइंट के लिए पार्ट डिफरेंस जो होगा वो n लैम्डा 1 के बराबर होगा। ये बात समझ में आई आपको? अगर इस पॉइंट पे nth मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है लैम्डा 1 का, तो इस पॉइंट के लिए जो दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा वो n लैम्डा 1 के बराबर होगा। और इसी पॉइंट पे mth मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है लैम्डा 2 का, तो उस पॉइंट के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो m लैम्डा 2 के बराबर होगा।
तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा वाई डिस्टेंस के लिए, तो वो होता है वाई स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी, ये पार्ट डिफरेंस होगा। और यही पार्ट डिफरेंस nth मैक्सिमा बना रहा है लैम्डा वन का, तो यही होगा n लैम्डा वन के बराबर। और यही पार्ट डिफरेंस mth मैक्सिमा बना रहा है लैम्डा टू का, तो ये होगा m लैम्डा टू के बराबर। तो ये आपकी इक्वेशन बन रही है। अब हम चाहें तो सेटल कर सकते हैं। n लैम्डा वन कितना है 4500 एंगस्ट्रॉम, इसको इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ पहले, ठीक है। इजक्वल टू m लैम्डा टू है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, 1500 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स, और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स। तो n बाई m जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है 4/3, यानी लैम्डा वन का फोर्थ मैक्सिमा और लैम्डा टू का थर्ड मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे। ये 4/3 भी हो सकता है, तो ये 8/6 भी हो सकता है, और ये 12/9 भी हो सकता है। तो क्या क्या समझ में आया आपको कि लैम्डा वन का फोर्थ मैक्सिमा लैम्डा टू के थर्ड मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड करेगा, फिर लैम्डा वन का एट्थ मैक्सिमा लैम्डा टू के सिक्स्थ मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड करेगा, लैम्डा वन का 12th मैक्सिमा लैम्डा टू के 9th मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग पॉइंट पे ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि वो लोकेशन बताओ जहाँ पे पहली बार ऐसा होगा, तो वो लोकेशन निकालने के लिए आपको y निकालना पड़ेगा। तो आपके लिए स्मॉल d चाहिए, आपको कैपिटल D चाहिए। n और m तो हमने निकाल ही लिए हैं, लैम्डा वन लैम्डा टू आपको दिए हुए हैं, तो स्मॉल d और कैपिटल D और पता लग जाए तो आप वो लोकेशन फाइंड कर सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूर पहली बार ऐसा होगा, ठीक है। तो क्या आंसर बनने वाला आपका फोर्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा वन, fourth bright fringe of lambda 1 will coincide with third bright fringe of lambda 2. So your answer is C part. अच्छा, एक और ये बात का समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं द फ्रिंजेस ऑफ लैम्डा वन विल बी वाइडर देन द फ्रिंजेस ऑफ लैम्डा टू। तो जो फ्रिंज विड्थ होती है वो लैम्डा डी अपॉन डी होती है। अब जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा होगी, तो फ्रिंज विड्थ लैम्डा टू की ज़्यादा होगी, लैम्डा वन की ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए डी आंसर आपका नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लार्ज कैन बी द अपर्चर ओपनिंग टू वर्क विद लॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स यूजिंग ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर टू ए डिस्टेंस अराउंड 20 मीटर, ठीक है। आराम समझना, इसमें ये कह रहे हैं कि अपर्चर का साइज़ कितना बड़ा हो ताकि हम वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से हम वर्क ना करें, हम किससे वर्क करें, मतलब रे ऑप्टिक्स आपकी वैलिड रहे, रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी रहे, रे ऑप्टिक्स वैलिड रहे। तो अपर्चर कितना बड़ा साइज़ का होना चाहिए, अपर्चर पूछ रहे हैं, अपर्चर कितना बड़ा होना चाहिए। क्या क्या दिया है, वेवलेंथ आपको जो दी है वो दी है 450 नैनोमीटर, और डिस्टेंस जो दी है कैपिटल डी कह सकते हैं उसको, वो दी आपकी 20 मीटर, ठीक। तो वो जो डिस्टेंस होती है जहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स वैलिड होती है, उस डिस्टेंस का नाम होता है फ्रेनल डिस्टेंस, ठीक है। जहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है और उसके बाद उस डिस्टेंस के बाद हम मानते हैं कि वेव ऑप्टिक्स वैलिड हो रही है, तो उस डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं फ्रेनल डिस्टेंस, ठीक। तो हम फ्रेनल डिस्टेंस का फिर फॉर्मूला लगाते हैं और सेटल कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेनल डिस्टेंस जो होती है जिसको हम जनरली ZF लिखते हैं, वो होती है आपकी स्मॉल d स्क्वायर बाई लैम्डा, ठीक। और इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस तक आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, और इस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पे वेव ऑप्टिक्स वैलिड होना शुरू हो जाती है। तो आप चाहते हो 20 मीटर तक आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड हो, तो 20 मीटर आपकी फ्रेनल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये 20 मीटर होगी। डी स्क्वायर आपको निकालना है, स्लिट की जो विड्थ है, अपर्चर की जो साइज़ है वो आपको निकालना ही है। ये अपर्चर का साइज़ है। स्मॉल डी जो है YDAC में जो स्मॉल डी होता है वो दो स्लिट्स के बीच का गैप होता है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो स्मॉल डी होता है वो स्लिट का साइज़ होता है, ठीक है। स्लिट की जो ओपनिंग का जो साइज़ है, स्लिट का जो अपर्चर का जो साइज़ है वो होता है, वो उसका जो डायमीटर होता है वो होता है आपका स्मॉल डी अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना दिया आपको 450 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10⁻⁻⁹। तो ये डी स्क्वायर आपका जो आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 9000 इंटू 10⁻⁹। ये है आपका मीटर, सब कुछ मीटर्स में हमने रखा है, तो ये है मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब हम अगर डी निकालना हो तो इसमें हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस मीटर स्क्वायर को हम मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 9000 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा आपका 6। तो अब ये आ गया मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये सेटल कर लेते हैं, तो ये 6 पावर 7 8 9 और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो डी आया वो आपका आया 3 मिलीमीटर्स। तो आंसर क्या बनेगा आपका बी पार्ट। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, फ्रेनेल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जिससे अगर हम कम डिस्टेंस पे हैं तो रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी, जिससे अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं तो वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगी। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डी स्क्वायर बाई लैम्डा। लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है और डी जो है वो जो ओपनिंग है उसका साइज है, अपर्चर का साइज है, अपर्चर का डायमीटर है। Two slits separated by a distance of 1 millimeter are illuminated with a red light of wavelength। आपको स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दिया है स्मॉल डी, और आपको वेवलेंथ भी आपको दी हुई है। द इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। ये कैपिटल डी की वैल्यू दी है 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू, थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो समझ जा रही है, मान लिया स्क्रीन है, मान लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, फिर यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा होगा, सेकंड मैक्सिमा होगा, थर्ड मैक्सिमा। तो ये बना आपका थर्ड मैक्सिमा। ठीक, अब थर्ड मैक्सिमा और फिफ्थ मिनिमा के बीच का गैप पूछ रहे हैं, सॉरी थर्ड मिनिमा, थर्ड डार्क फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट का के बीच का गैप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड मैक्सिमा है, यहाँ फोर्थ मैक्सिमा होगा और यहाँ फिफ्थ मैक्सिमा होगा। तो फिफ्थ मैक्सिमा तो आपको पता लग गया। अब थर्ड मिनिमा कहाँ होगा, जरा उसके बारे में फोकस करते हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, सेकंड मैक्सिमा, ये सब मैक्सिमा लिखे हैं हमने मैक्सिमा। तो फर्स्ट मिनिमा जो होता है वो होता है सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच फर्स्ट मिनिमा, यहाँ सेकंड मिनिमा और ये थर्ड मिनिमा हुआ। तो थर्ड मिनिमा और फिफ्थ मैक्सिमा के बीच का ये जो गैप हुआ, तो ये एक फ्रिंज विड्थ ये पूरी है, ये भी एक फ्रिंज विड्थ पूरी है और ये आधी फ्रिंज विड्थ है, यानी 2.5 फ्रिंज विड्थ के बराबर गैप हुआ वो। और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सारी वैल्यू आपको डाल लेनी है और आपको सॉल्व कर लेना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि थर्ड मिनिमा और फिफ्थ मैक्सिमा के बीच में गैप कितना होगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड to be formed in a certain segment of a screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, number of fringes observed in the same segment of the screen। तो ऐसा क्वेश्चन हमने चेक पॉइंट में किया था, और उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आई थी वो आपकी आई थी नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनटू वेवलेंथ का, ये जो प्रोडक्ट आया था वो कांस्टेंट आया था कि अगर एक सर्टेन सेगमेंट में लैम्डा 1 अगर वेवलेंथ है तो उसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस n1 बन रही होगी। अगर उसी सेगमेंट में हम लैम्डा 2 वेवलेंथ यूज़ करें तो उसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस n2 बनेंगी। तो n1 लैम्डा 1 किसके बराबर आया था, n2 लैम्डा 2। ऐसा क्वेश्चन हमने चेक पॉइंट में किया था, तो वहीं से हम ये कंसेप्ट डायरेक्ट उठा ले रहे हैं। तो 12 फ्रिंजेस बनी, वेवलेंथ कितनी थी, तो वो थी 600 नैनोमीटर। और कितनी फ्रिंजेस बनेंगी जब हम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दोनों तरफ नैनोमीटर नैनोमीटर रहने देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैंसिल आउट हुआ, 4 से ही कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो आ रही हैं वो आपकी 18 फ्रिंजेस आ रही हैं। तो उसी सेक्शन में 18 फ्रिंजेस आपकी बन जाएंगी। बी पार्ट, ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सिंगल नैरो स्लिट ऑफ विड्थ इतने मिलीमीटर। ठीक है, क्या क्या सिचुएशन दी है आपको, वेवलेंथ दी है और स्लिट की विड्थ दी हुई है। ठीक है, द लाइट इज फोकस्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द फोकल प्लेन। द फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म्ड फॉर ए एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। फर्स्ट मिनिमा का एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो जरा समझिए, फर्स्ट मिनिमा जैसे मान लिया स्लिट विड्थ आपको दी है मान लिया डी। ठीक, तो डी साइन थीटा जो होता है, मिनिमा की जो कंडीशंस आती हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न में, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये मिनिमा की कंडीशन होती है। ये इंटरफ्रेंस नहीं है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, और ये किसकी कंडीशन है, मिनिमा की। तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन आप पूछ रहे हो, तो डी साइन थीटा आपका जो होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर। एन की वैल्यू आपकी यहाँ से 0 से शुरू नहीं होती है, 1 2 3 इस तरह से शुरू होती है। तो यहाँ से जो साइन थीटा आएगा, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा ही बन जाएगा, लेकिन अभी पहले देख लेते हैं कि साइन थीटा कितना आ रहा है। लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा कितना है, लैम्डा आपका 5000 एंगस्ट्रॉम।
एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो गया -10 अपॉन जो डी है वो है 0.001 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ अब देखते हैं जरा क्या होने वाला। 10⁻³ और 10 की पावर ये -3, 10 की पावर -6 ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर +6 +6 6 के बाद 7 8 9 और ये कैंसिल आउट हुआ तो 10 की पावर -1 बचा, यानी ये साइन थीटा आपका आ रहा 0.5। तो अब साइन थीटा छोटा नहीं आ रहा है, साइन थीटा अगर हाफ आ रहा है तो अब छोटा नहीं आ रहा, तो अब साइन थीटा को थीटा नहीं लिखेंगे, अब साइन थीटा ही रहेगा। तो ये जो थीटा आपका आएगा वो आपका आएगा 30 डिग्री। ठीक, तो क्या आंसर बना आपका सी पार्ट। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा मिनिमा का केस होता है डिफ्रैक्शन के सेटअप में। In Young's double slit experiment, the 10th maxima of wavelength lambda 1 is at a distance y1 from the central maxima। ठीक है, 10th maxima है वो वेवलेंथ लैम्डा 1 पे है और वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी डिस्टेंस पे, y1 पे। ठीक है, जब हम वेवलेंथ बदल देते हैं, लैम्डा 2 कर देते हैं, तो फिफ्थ मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है y2 पे। ठीक, सेंट्रल मैक्सिमा से। तो ये रेशियो पूछा है तो बहुत ही आसान है। तो 10th मैक्सिमा लैम्डा 1 का y1 डिस्टेंस पे, तो y1 जो आपका आएगा वो आएगा 10 टाइम्स फ्रिंज विड्थ, यानी लैम्डा 1 d अपॉन स्मॉल d। ठीक, और जो y2 डिस्टेंस है वो फिफ्थ मैक्सिमा है, तो 5 फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा 5 टाइम्स लैम्डा 2 d अपॉन d। अब इनका रेशियो पूछा गया, y1 अपॉन y2 का रेशियो पूछा गया, तो d अपॉन d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 लैम्डा 1 अपॉन 5 लैम्डा 2। तो ये आपका आ गया 2 टाइम्स लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। सो योर आंसर इज ए पार्ट। It is found that when waves of same intensity from two coherent sources superimpose at a certain point, it is found that the waves of same intensity from two coherent sources superimpose at a certain point, then the resultant intensity is equal to the intensity of one wave only. This means that the phase difference कितना होगा। ठीक है, तो आराम समझना है, बहुत ही आसान है ये भी। नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I1 प्लस I2, I1 और I2 दोनों सेम ही हैं तो I2 भी मैं I लिख रहा हूँ, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक, अब ये कह रहे हैं जो नेट इंटेंसिटी आ रही है वो इंडिविजुअल किसी एक वेव की इंटेंसिटी के बराबर ही आ रही है, यानी इसकी वैल्यू भी I के बराबर ही है। तो ज़रा देखते हैं क्या होगा। तो ये तो I और I 2I हो गया, प्लस ये भी कितना हो गया 2I, और ये हो गया कॉस डेल्टा फाई। तो इस 2I को इधर ले आते हैं, -2I, तो ये बचा -I, और इस 2I से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2I से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया कॉस डेल्टा फाई, यानी कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू आपकी -½ आ रही है। तो कॉस डेल्टा फाई अगर -½ आ रहा है तो डेल्टा फाई आपका होगा 120 डिग्री, 2π/3। ये आपको याद भी रखना है, कॉस 120 डिग्री जो होता है वो -½ होता है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Two slits are 1 millimeter apart from each other and illuminated with a light of wavelength। दो स्लिट्स के बीच का गैप दिया है स्मॉल d, वेवलेंथ आपको दी है, स्क्रीन कितनी दूर है कैपिटल D भी आपको दिया है, और डिस्टेंस पूछ रहे हैं थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट का जो गैप था वो आपका 2.5 फ्रिंज विड्थ के बराबर आया था। ठीक है, तो सेटल कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए सोप बबल नीडेड फॉर ए constructive interference in reflected light if the light incident on the film is 750 नैनोमीटर। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.33। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट में अगर आपको मैक्सिमा क्रिएट करना है तो हमने एक फिल्म बनाई थी, फिर एक लाइट ऊपर से आगे रिफ्लेक्ट हो गई थी, एक अंदर से आगे रिफ्लेक्ट हो गई थी, इन दोनों के बीच उन दोनों का पार्ट डिफरेंस निकाला था और उसको मैक्सिमा की कंडीशन में पुट किया था, सारी वैल्यू डाली थी। तो वही सेम क्वेश्चन है आया ये। ए थिन माइका शीट 4 × 10⁻⁻6 मीटर थिकनेस दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, एक स्लिट के अपर स्लिट के पाथ में हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया और वेवलेंथ आपको दी है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना शिफ्ट हो जाएगी ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए आप जरा इसको ढंग से, जैसे ये मान लिया एक स्लिट है, एक स्लिट ये है, ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे हमने एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। तो सेंट्रल ब्राइट कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पहुँचेगा, तो जो वेव यहाँ से पहुँच रही होगी यहाँ पे, तो उसके उसने कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया होगा, तो वो होगा μ - 1 × t, याद होगा आपको।
और जो वेव यहाँ से पहुँच रही होगी उसने कितना बार ट्रैवल किया होगा, तो अगर ये डिस्टेंस y है तो उसने जो ट्रैवल किया होगा वो होगा y/d/d। और आप चाहते हो वहाँ सेंट्रल मैक्सिमा हो, तो ये इसका पार्ट डिफरेंस और इसका पार्ट डिफरेंस बराबर हो जाना चाहिए, ताकि नेट में इन दोनों वेव्स के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस ना हो और सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन हो। ठीक, इतनी बात ठीक है। तो कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो वो होएगा μ-1 इंटू टी इज इक्वल टू y/d/d। कितना शिफ्ट हो गया, अगर वो निकालना होगा तो y की वैल्यू है, लेकिन कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई, तो y को हम एक फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएंगी नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट विल बी शिफ्टेड। तो y निकालते हैं, y यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आएगा μ-1 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, और इसको फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जितनी शिफ्ट हो जाएंगी, ऊपर फ्रिंज विड्थ कितनी होती है λ/d/d, तो ये d/d से d/d कैंसिल आउट हो गया, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट इज शिफ्टेड अपवर्ड्स विल बी μ-1 इंटू टी, सॉरी टी भी यहाँ रहेगा, μ-1 इंटू टी अपॉन लैम्डा। सारी वैल्यू डालो, सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, सॉल्व कर ही लेते हैं। म्यू कितना है 1.5 - 1, तो ये तो हो गया 0.5। टी जो थिकनेस है वो है 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन लैम्डा जो है वो है 5000 इंटू 10⁻⁻10। तो जरा देखते हैं क्या आने वाला है। तो एक पॉइंट अगर हटाएंगे तो एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, और 10⁻⁻10 और ये 4 जीरो 10⁻⁻6 हो गया, और ये 10⁻⁻6 ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो गया, इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी अपवर्ड, 4 फ्रिंजेस आपकी शिफ्ट हो जाएंगी। तो आपका आंसर क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए पार्ट आपका आंसर बनेगा। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन चेक पॉइंट में आया था एक बार। लाइट ऑफ वेवलेंथ आपको दी हुई है, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन टू स्लिट्स, स्लिट्स का सेपरेशन दिया है, स्लिट की अपनी विड्थ भी दी है। ठीक, स्लिट की जो ओपनिंग है वो भी आपको दी हुई है। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एट ए डिस्टेंस, तो ये 2 स्लिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो 2 स्लिट की ज़रूरत नहीं है, और उनके बीच के सेपरेशन की भी हमको ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्लिट विड्थ की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है 2 स्लिट्स ऑफ सेपरेशन इतने मिलीमीटर, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ किसकी ज़रूरत है, विड्थ की ज़रूरत है, 2 नहीं होना चाहिए, ये यूजलेस हमारे लिए। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ पूछ रहे हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो लीनियर विड्थ होती है वो होती है 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और एंगुलर विड्थ बतानी है तो उसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे, तो उसकी जो एंगुलर विड्थ आएगी थीटा में लिखूँ तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन डी। डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो बाकी सभी जो मैक्सिमा होते हैं उनसे डबल होती है, तो बाकी सभी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ होती है लैम्डा अपॉन डी, और आपके जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होगी वो होगी 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन डी। सारी वैल्यू डालते हैं, निकाल लेते हैं। 2 लैम्डा कितना है, तो लैम्डा दिया था आपको 589.3 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻9 अपॉन स्लिट की जो विड्थ थी वो थी 0.01 नैनोमीटर। ठीक, तो ये भी कितना आ गया 10⁻⁻9। ठीक है, क्लियर है ये। लेकिन ये स्लिट की विड्थ बहुत ही कम है वेवलेंथ के टर्म्स में। अब ये जो आंसर आ रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, इसमें डिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और 2 स्लिट्स दे दी हैं, तो ये डिफ्रैक्शन बात हो रही है कि ये इंटरफ्रेंस हो रही है, क्लियर नहीं है इसमें। ठीक है, चलो इसको सेटल करते हैं। तो ये तो आएगा आपका रेडियन में, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा आंसर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, हटा देते हैं इसको, क्योंकि डिफ्रैक्शन इंटरफ्रेंस में कन्फ्यूज़ हो गया है यहाँ पे। हो सकता है इंटरफ्रेंस से अगर हम करें तो आंसर आपका मैच कर जाए, तो लेकिन फिर क्वेश्चन हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सेंट्रल डिफ्रैक्शन यहाँ से काट देना पड़ेगा, डिफ्रैक्शन काट दोगे तब ये इंटरफ्रेंस का केस बन सकता है, और उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है उसकी विड्थ होती है लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, और हमें एंगुलर विड्थ पूछिए थीटा, तो ये आपकी आ जाएगी वाई अपॉन कैपिटल डी, तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। लेकिन इसमें स्मॉल डी जो होता है वो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन होता है, इंटरफेरेंस अगर हम कहें तो। लैम्डा कितना है 589.3 नैनोमीटर, और स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 0.1 मिलीमीटर है, तो 0.1 मिलीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं सही तरीके से सारी चीज़ें।
नैनोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁹, और ये आपका मिलीमीटर है तो ये 0.1 मिलीमीटर यानी 10⁻⁻3, और अभी तो ये आया रेडियन, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपका एक आंसर बन सकता है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना और आपको होपफुली आंसर मिल जाएगा। और अगर मिल जाएगा तो ये डिफ्रैक्शन यहाँ से काट देना है। फिर सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में बात करते हैं, उतना ही सफिशिएंट है। Young's double slit experiment is made in a liquid. The 10th bright fringe in liquid lies on screen where 6 dark fringe lies in vacuum. ठीक है, 10th ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन वही है जो कि 6 डार्क फ्रिंज की थी। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट नहीं होता। YDAC को अगर किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट नहीं होता, बाकी सारे मैक्सिमा, बाकी सारा फ्रिंज पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट कंप्रेस हो जाता है, तो पास पास आ जाते हैं। तो 10th इतना पास पहुंच गया है जहाँ पे पहले 6 डार्क फ्रिंज रही होगी। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, आराम समझना। 10th मैक्सिमा की जो स्क्रीन पर लोकेशन होगी वो होगी 10 टाइम्स लैम्डा d/d के बराबर, ये डिस्टेंस होगी, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस होगी। और लैम्डा कौन सा वाला है? मीडियम वाला, लिक्विड वाला, जिसकी वैल्यू λ/μ के बराबर हो जाएगी। और यही डिस्टेंस किसके बराबर होगी? सिक्स्थ मिनिमा। तो पहला मिनिमा जो होता है वो 0.5 लैम्डा d/d होता है, दूसरा मिनिमा 1.5 होता है, तीसरा वाला 2.5 होता है, चौथा वाला 3.5 होता है। तो जो सिक्स्थ होगा वो आपका 5.5 टाइम्स लैम्डा d/d के बराबर होगा। वो वैक्यूम में ही है तो लैम्डा वाला आपका वैक्यूम वाला ही डालेंगे। तो ये दोनों बराबर हो गए तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो म्यू आपका आएगा वो आपका आ रहा है 10/5.5। अगर ये 5 होता तो 2 हो जाता, 2 से ही थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से शायद अप्रॉक्सीमेट 1.8 के आसपास आपका आंसर मिलेगा, बाकी आप खुद डिवाइड करके देख लेना। 1.8 के आसपास शायद आंसर आना चाहिए। 2 beams of light having intensity I and 4I interferes. The phase difference between the beams is π/2 at point A and π at point B. The difference between the resultant intensity at A and B. तो A पे निकाल लेते हैं, B पे निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो A के लिए इंटेंसिटी एक की I है, एक की 4I है। A के लिए जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है और B के लिए कितना है? पाई। तो पहले A की इंटेंसिटी निकालते हैं, I है। फॉर्मूला क्या बनेगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई कॉस π/2। कॉस π/2 तो जीरो होता है, तो ये सब कुछ जीरो हो गया। तो ए की इंटेंसिटी आ रही है 5I, 4I प्लस I 5I। अब जरा बी की इंटेंसिटी निकालते हैं। तो बी की इंटेंसिटी क्या होगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई कॉस पाई। कॉस पाई होता है -1, तो ये आपका आ गया 5I माइनस 2 इंटू ये भी कितना आ जाएगा? 2I। तो 5I माइनस 4I, तो बी की इंटेंसिटी आ रही है I, ए की इंटेंसिटी है 5I, बी की इंटेंसिटी है I, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 4I, बी पार्ट।